वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा ये वीडियो प्रीमियर है, इसमें मैं आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा और ओजोन डिप्लीशंस। तो चलिए करते हैं। ये सारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंडर है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ के, और ये मास्टर कैडर के सिलेबस में भी आप क्लियरली देख सकते हो। इक्वली बाकी अदर एग्ज़ाम में भी आएगा। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? A building made chiefly of glass for growing or shelter to delicate or exotic plant is called greenhouse. एक्जॉटिक प्लांट जो डेलिकेट्स प्लांट हैं, जो बाहर से हम मंगाते हैं जहाँ, तो उनको ग्रो करने के लिए एक हाउस तैयार किया होता है जिसमें ग्लास ग्रीन कलर का होता है। यह आपने देखा होगा। एयर इन द ग्रीन हाउस इज़ वार्मर देन द आउटर साइड। इसमें जो हवा होती है वो गर्म होती है क्योंकि ये रिसीव करती है सोलर रेडिएशन ज़्यादा। Occurrence of the higher temperature inside the greenhouse than outside, even though the interior receive less solar radiation. This is called greenhouse effect. तो चाहे धूप कम निकले, चाहे बादल हों, फिर भी एयर गर्म होगी, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसके कारण क्या है? द ग्लास बॉल ऑफ द ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एंड वाटर वेपर। तो दीज अलो द मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन टू इंटर right up to the earth surface, but do not allow the substantial amount of long wave infrared radiation emitted by earth to escape. This make the greenhouse warmer. तो इसमें जो हीट आ जाती है वो बाहर नहीं आती। जैसे ये सन में जा रही है, ये एक ग्रीन हाउस ही समझिए, तो यहाँ जो रेडिएशंस हैं उसकी हीट अंदर रह जाएगी। बिकमिंग सोलर रेडिएशन जहाँ बनेगी, इतनी फ्रिक्वेंसी की सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो अंदर जाती हैं, जब रिफ्लेक्ट होती हैं, इसकी जो हीट है वो इंट्रैप हो जाती है। इससे अंदर वाला टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अर्थ में कैसे आ रहा है? कह रहे हैं, इफ़ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना होता अगर इसमें कोई एयर ना होती। द सेम जो है एज डैट ऑफ द मून विच लैग एटमोसफियर। एक्चुअली द एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री है। इसका कारण क्या है? वार्मर होने का क्या कारण है मून से ज़्यादा? क्योंकि अर्थ में एक ग्लास की तरह काम करता है जो एटमोसफियर्स है, काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस अब्जॉर्व कर लेता है एंड री रेडिएट अर्थ सरफेस। हो एवर इट प्रिवेंट लॉन्ग इंफ्रारेड वेव फ्रॉम द सन टू री रेडिएट द अर्थ सरफेस टू स्केप इनटू स्पेस। जो स्केप जाती इंफ्रारेड रेडिएशन जो है अंदर रह जाती है। मैन कैन सर्वाइव ऑन अर्थ बिकॉज, क्यों सर्वाइव करता है? दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो दिस गैस जो है एटमोसफियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्मर। कौन सी हैं? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। द गैसेस इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O। ये रेडिएवली एक्टिव गैसेस हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती हैं। सो मैन काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऐड कर रहा है ईयर बाई ईयर, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल में। बायोमास बर्निंग से मीथेन भी ऐड हो रही है। पैडी फील्ड में, कैटल का डंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर AC से आ रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही है ऑर्गेनिक मैटर से, फर्टिलाइज़र, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्री से। रिसेंटली द कंसनट्रेशन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैस जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। इससे इन्हांस इफेक्ट हुआ है और इससे ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट जो IPCC है, उसने रेगुलरली डूइंग असेसमेंट कर रही है। रिसेंट सर्वे बता रहा है 60, 20, 14 एंड 6% इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O का। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ये इफेक्ट जो कोज करता है, यहाँ पाई चार्ट से देख सकते हो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो पता ही आपको, इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हुई है। सो इंक्रीज़ मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो 1959 से 2001 में इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद मीथेन है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। इसकी अमाउंट पहले 700 pp पर बिलियन थी,
इन द ईयर 1750 में, अब 2000 में 1750 pp पर बिलियन हो गई है। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं। अदर कई सोर्सेज हैं इसके, पैडी फील्ड हैं, फ्रेश वाटर वेटलैंड मार्सेस, इंटेरिक फर्मेंटेशन कैटल में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं और ये केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जैसे प्लास्टिक फोम, एवेपोरेशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट, एयरसोल, स्प्रे कैन एंड जेट में। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC1, HFC23 ये इसके अदर नेम्स हैं। बाकी यहाँ देखा गया है गैसेस की कितनी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई है, जहाँ देख सकते हो। N2O जो है ये बायोमास बर्निंग से आती है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं और पहले ये 207 ppb थी, अब 316 ppb हो गया 2000 तक। इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ऑन प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रही है, प्लांट इसको ले नहीं रहे, CO2 का लोड इंक्रीज़ हो रहा है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू इंक्रीज कंसनट्रेशन CO2 इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ड्यू टू इंक्रीज कंसनट्रेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 में इंक्रीज होगा। स्टोमेटा कंडक्ट बिल होएवर डिक्रीज ड्यू टू पार्शियल क्लोजर रिजल्टिंग द लोअर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट की इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल ग्रेटर रूट ग्रोथ विच इन टर्न इनहांस माइक्रोराइजल डेवलपमेंट, नाइट्रो फिक्सेशन। एज अ रिजल्ट द प्लांट विल ग्रो मोर, तो यहाँ ग्रो करता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर बढ़ा है 0.06, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा है 20 सेंचुरी के। सो इसमें IPCC ने रिपोर्ट किया है 1991-1992 से प्रेडिक्टेबल इंक्रीज़ हुई है। और क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट हुआ है। क्लाइमेट से जो राइज टेम्परेचर 1.4 सेंटीग्रेड से 5.8 21 सदी के एंड में हो जाएगा 1990 के लेवल में। तो इसके हायर एल्टीट्यूड प्रेसिपिटेशन इंक्रीज़ हुई है, समर चेंज हो रही है, वाटर बोर्न डिजीज़ आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लड वगैरह आते हैं। इससे इफ़ेक्ट ऑन द रेंज ऑफ द स्पीसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज़ के एक्सटेंट हो गई हैं, कई का नंबर बढ़ गया है। फूड प्रोडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग से जो फूड प्रोडक्शन पे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है, तो डिक्लाइन हुआ है क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इस ग्लोबल वार्मिंग से हमने कैसे डील करना है? वेजिटेशन हमें ज़रूरत है प्लांट ग्रो करने की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाना ज़रूरी है, फॉसल फ्यूल का यूज़ कम करें, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करें, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूरिया वगैरह का यूज़ ना करें। उसके बाद है ओजोन डिप्लीशन। स्ट्रेटोस्फीयर जो है एटमॉस्फेयर की, उसमें 16 से 50 किलोमीटर इक्वेटर की एक लेयर है, उसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो ओजोन एक ऑक्सीजन की फॉर्म है O3, स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा है। फोटो डीएसिटेड एंड जनरेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट लेंथ वेरिएशन UV रेडिएशन। सो UV रेडिएशन से CO2 जो O2 है बन रही है। CO2 रिएक्शंस, फोटो डिसोसिएशन ऑफ CO2 आर इन इक्विलिब्रियम स्टडी कंसिडरेशन ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। So ozone dynamic dissipate energy UV radiation as heat. This may ozone layer stratosphere act as shield. All type of life को करता है, UV radiation को रिफ्लेक्ट कर देता है। So UV radiation इसका इफेक्ट कम करने के लिए जो ओजोन है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, UV रेडिएशन का इफेक्ट कम हो जाता है, फिर से ये बन जाती है। अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन मेजर बाय डेब्सन स्पेक्ट्रोमीटर, DU यूनिट है इसके, 0.01 mm thickness, pure ozone at the density would if there brought ground level pressure 1 atm. ओजोन होल जो है, डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर देखी गई है। ओजोन थिकनेस को कहते हैं 1985 में अंटार्कटिका में डॉक्टर UC फरमैन थे, उसके कलीग ने देखी थी। स्प्रिंग टाइम जो ओजोन थिकनेस अबव अंटार्कटिका वेरिड फ्रॉम 280 से 325 DU बिटवीन 1957 से लेके 1970। देयर आफ्टर शार्पली डिक्लाइन 225 इन 1779 में, 136 1985 में और 94 1994 में। सो इसके लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो मेन रिस्पॉन्सिबल कहते हैं इनको, मीथेन एंड N2O ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं
बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा करते हैं। इसको डिस्कवर किया था थॉर्मल मिग्रे ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कूलेंट, रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर में, प्रोपेलेंट में, क्लीनिंग सॉल्वेंट में, स्टेरिलेंट में, स्टायोफोम में यूज़ करते थे। जब ट्रोपोस्फेयर में आते हैं तो ये एक्टिव क्लोरीन दे देते हैं, उससे फ्री रेडिकल रिएक्शन आ जाती है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन आ रही है, काफ़ी इंक्रीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। सो इससे क्या करते हैं, ये ओजोन को तोड़ देते हैं, फ्री रेडिकल बन जाता है और चेन रिएक्शन चलती रहती है। एग्जिस्टेंस ऑफ द ओजोन होल आल्सो कन्फर्म्ड अबव अंटार्कटिका 90 एट द पोल विंड ब्लो सर्कुलर पैटर्न एंड क्रिएट पोलर bodies. Water droplet present in the atmosphere form the ice crystal inside these bodies. Chlorofluorocarbon get collected on the surface of ice crystal and destroy the ozone. So ये इसका इफेक्ट है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ओजोन लेयर है ये, यूवी रेडिएशन कम आ रही है, यहाँ ओजोन लेयर कम है, यूवी रेडिएशन ज़्यादा आ रही है। अब ओजोन होल जो है अंटार्कटिका में क्यों बना? साउथर्न हेमिस्फीयर में सितंबर से अक्टूबर में ओजोन होल जो है अंटार्कटिका में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मेनली रीच एटमॉस्फेयर बाय कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप, रशिया से आते हैं। दीज आर स्लोली इंटर द स्ट्रेटोस्फेयर विंड से। इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रिवेलिंग अंटार्कटिका ड्यूरिंग द विंटर जून एंड अक्टूबर आर कंडक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। इसमें नो सनलाइट होती है अंटार्कटिका में, -85 से टेम्परेचर होता है। सो ड्यूरिंग द विंटर द नेचुरल सर्कुलेशन विंड हो जाता है। सो आइस क्लोड प्रोवाइड द कैटालिटिक सरफेस रिएक्शन। सो इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। व्हाट दिस डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन अकर विद द रिटर्न ऑफ सोलर रेडिएशन अंटार्कटिका ड्यूरिंग स्प्रिंग। कंसिक्वेंसली थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका रिजल्टिंग formation of ozone hole. This hole disappear in the summer due to warming of the air and mixing of Antarctica that rest of the world. तो ये होल जो है समर में कम हो जाता है, विंटर में। तो विंटर ज़्यादा फेवर करती है वहाँ पे, इसलिए ओजोन होल के प्रेफरेबल है। तो ये रिएक्शन जो है, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है, इसको करवाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वहाँ ज़्यादा होती है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? कैटरेक्ट, स्किन कैंसर आ रहा है, डिमिंग ऑफ आई साइट हो रही है, हर्पस, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, कॉर्निया ब्लाइंडनेस यूवी रेडिएशंस बी से, हाई डोज से कॉर्निया इन्फ्लुएंस हो रहा है, स्लो ब्लाइंडनेस आती है, मोर्टेलिटी हो रही है जंग वन एनिमल में, ब्लाइंडनेस लैंड एनिमल में, म्यूटेशंस आ रही है, प्लांट में फोटोसिंथेटिक केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, एक्वेटिक एंड टर्स्ट्रियल एनिमल जो हैं इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका प्रोटोकॉल है, मोनेट्रियल प्रोटोकॉल्स है, जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के लिए है। तो ये ज़रूरी है, ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ख़त्म करने का प्रोटोकॉल जो बना है, वर्ल्ड वाइड हुआ है। अर्थ समिट लगे थे रियो जेनेरियो में 1992 में, जो लगा था अर्थ समिट, उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है काइटो प्रोटोकॉल जो है ये बना है ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है काइटो प्रोटोकॉल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है मोनेट्रियल प्रोटोकॉल है। सो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रीमियर वीडियो अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करेगा। कैसा वीडियो बना प्लीज़ कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।